हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए सीखने और सिखाने के सफ़र को आगे बढ़ा। लीन मैन्युफैक्चरिंग के आज लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे कस्टमर फोकस और स्टेबिलिटी। लीन के कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर फोकस और स्टेबिलिटी का क्या अर्थ होता है। अगर आपको हाउस ऑफ लीन याद है तो उसके इमेज में आपने देखा होगा कस्टमर फोकस टॉप पे था, रूफ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कस्टमर की प्रायोरिटी भी टॉप पे है। हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर है। कस्टमर ही हम लोग का भगवान है। तो हमारा जो बिजनेस में अगर बने रहना है हमें, तो हमारा सारा फोकस जो है वो कस्टमर पे होना चाहिए। इसे ही कस्टमर फोकस कहा गया है। आप सोचिए किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। आप समझिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, सोचिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके हाथ में आता है कुछ दिन चलने के बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं। चलिए मान लेते हैं प्रोडक्ट का डिजाइन भी अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग भी क्वालिटी के अनुरूप किया गया है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं, लेकिन जो आपको डिलीवरी हुआ, आपने अपने फ्रेंड के पास देखा था, आपने उसको बहुत पसंद किया, आपने उसको ऑर्डर किया, बट जो आपको डिलीवरी मिला वो 1 महीने के बाद मिला। एक्सपेक्टेड था विद इन ए वीक, 1 महीने के बाद मिला। क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? सपोज कीजिए कि आपको डिलीवरी भी ऑन टाइम मिला बट बहुत महंगा है। आप खरीद तो लिए हैं किसी तरह मन बना के, बट जब जब उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं लगा जितने मैंने पैसे खर्च किए उसके लायक नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही महंगा है। क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? अगेन नहीं। अच्छा सोचिए उसका दाम भी कम है, आपने खरीद लिया, उसको यूज किया, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बट हर प्रोडक्ट समय समय पे अपडेट मांगता है, या प्रोडक्ट खराब होता है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत होती है। आप कार भी खरीदते हो, क्या सर्विस सेंटर लेके जाते हैं ना? तो आफ्टर सेल्स जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, कार तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आप चला रहे हैं, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, लेकिन कार की सर्विसिंग नहीं हो पा रही है, कोई अगल बगल सर्विस स्टेशन नहीं है, सर्विस में देते हैं तो ऑन टाइम आपको कार वापस नहीं मिलता है, सर्विस सेंटर गए आपको पता चलता है कि पार्ट तो है ही नहीं, वो अभी इंपोर्ट करके मंगाएंगे, इसमें 2 हफ्ते का समय लगेगा, आपकी कार वहीं पे खड़े रहेगी। क्या आप सेटिस्फाइड? तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको कि समझना होगा कि कस्टमर किससे सेटिस्फाइड होगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है अपने अपने लेवल पे, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप सर्विस बहुत अच्छा दे रहे हैं, फिर भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई है। उस कमी को जानना है। कस्टमर को जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करेंगे बिजनेस में बने नहीं रह सकते। तो कस्टमर क्या चाहता है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु है। एक, रिलायबल डिजाइन। ऐसा नहीं हो कि आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद खराब हो जाए। जब तक आपका डिजाइन रिलायबल नहीं है, आपका प्रोडक्ट रिलायबल नहीं हो सकता है। एक रिलायबल डिजाइन चाहिए, एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिजाइन तो बहुत अच्छा हुआ बट मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें डिफेक्ट आ गया, डिजाइन के अनुरूप आप उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे। वैसा नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी मिलना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, मार्केट में फीचर के अनुरूप जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारा, तो जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है उसी प्राइस में आपको भी अपना प्रोडक्ट को देना होगा। कोशिश करनी होगी कि दाम को और कैसे कम किया जाए। आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सीलेंट होना चाहिए एंड न्यू कंपोनेंट फीचर विथ टाइम, इसको वाव फैक्टर बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग
कानो मॉडल का सहारा लेते हैं। बहुत ही मैनेजमेंट में फेमस मॉडल है। यहाँ एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं फीचर स्पेसिफिकेशन है, मीन्स आपके प्रोडक्ट में आप जो फीचर दे रहे हैं ये उसके स्केल, आप जैसे जैसे टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं आप फीचर को ऐड ऑन कर रहे हैं। एंड टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, यहाँ जीरो सेटिस्फेक्शन है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। आप प्रोडक्ट में जैसे जैसे फीचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपका फीचर बढ़ेगा, देख रहे हैं आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है। यहां भी, यहां दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखिए यहां तक जो फीचर है वो कस्टमर को एवरेज सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स आप इस एक्सिस को पकड़े, इस ब्लू लाइन को, ये जब यहां से चला 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 फीचर बढ़ाते गए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा बट बढ़ते गया है। एक समय के बाद यहाँ पे कस्टमर एवरेज सेटिस्फाइड है उतने फीचर के साथ। उसके बाद जैसे जैसे फीचर ऐड हो रहा है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट दिख रहा है, मीन्स एक दो फीचर भी और बढ़ रहा है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मीन्स आप ऐसे फीचर ऐड कर रहे हैं जो मार्केट में बिल्कुल ही नया है, एकदम ही अलग है, बाकी कंपिटिटिव मार्केट में आपके मीन्स आपके जो कंपटीटर है उनके पास नहीं है। एक समय था जब कार में एसी है तो हम बहुत प्रीमियम कार माना था, कार में एसी है। आज है क्या? नहीं। उसी को रेड लाइन डिनोट करता है, मीन्स एक ऐसे फीचर को बता रहा है कि आपका नहीं है तो कस्टमर तो फुल्ली डिससेटिस्फाइड है, अगर है तो भी कस्टमर एवरेज सेटिस्फाइड है, मीन्स कस्टमर उससे एक्साइटेड नहीं है। और जो एक्साइटमेंट उसको यहां मिल रहा है वो टाइम के साथ यहां आ जाता है, मीन्स यहां पे जिस फीचर से उसको एक्साइटमेंट मिल रहा था कस्टमर को, कस्टमर में सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था, यहां उसके लिए वो चीज एवरेज हो गया। एक समय में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एरोप्लेन में बैठना मीन्स आप बहुत ही बड़े आदमी है, प्रीमियम क्वालिटी के लोग हैं, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, आज सभी बैठ रहे हैं, लगभग सभी के अप्रोच में है। कार में एसी होना कोई नई बात नहीं है। पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग जब नया नया मार्केट में आया, ये कस्टमर को सेटिस्फाइड मीन्स वाव फैक्टर का काम करता था। कस्टमर देखता था वो वाव पावर स्टीयरिंग भी है, आज एवरेज है, सभी कारों में है, नॉर्मल सी बात हो गई है। तो ऐसे फीचर्स जो समय के साथ आपके वाव थे वो एवरेज होते जाएंगे। तो नए नए फीचर एड ऑन होते रहने चाहिए जो कस्टमर का एक्साइटमेंट बनाए रखे। इसे ही कानो मॉडल के इस प्रेजेंटेशन के द्वारा डिनोट किया गया है। और कुछ फीचर्स है जो समय के साथ चलते रहते हैं, जैसे माइलेज, जितना अच्छा हो उतना बेहतर है, वो पहले भी था आज भी है। जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगा माइलेज में, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। अब आइए समझते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फाइड है या हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं। फर्स्ट है सर्वे। सर्वे से ये ऐसे शब्द है जिससे मीन्स हम लोग सभी रूबरू हैं, सब जानते हैं सर्वे क्या होता है। अलग अलग टाइप के सर्वे होते हैं, जो इलेक्शन होता है उसके भी सर्वे रिपोर्ट आते हैं। मीन्स आप एक फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, फीडबैक का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसे सर्वे करते हैं। एक होता है फीडबैक फॉर्म। आप अक्सर देखते होंगे कि जो खास करके ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाने के बाद अगर आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग देने के बाद एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। उसमें अलग अलग स्केल में आप अपना फीडबैक देते हैं कि आप कंटेंट से कितना % सेटिस्फाइड थे, टाइम कितना था, ड्यूरेशन ट्रेनिंग का आप उसको ओके मानते हैं, या कोर्स कंटेंट बहुत लेंदी था या बहुत शॉर्ट था। इसी तरह अलग अलग स्केल में आप फीडबैक लिया जाता है। एक होता है इंटरव्यू। आप कुछ खास कस्टमर
जिनको क्या आप रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, आप उनसे 1-to-1 कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंटरव्यू लेती है कि साहब आप तो पहले आपका मीन्स आप मेरे से 100 गाड़ी हर एक साल लेते थे, अभी क्या हो गया, आप महिंद्रा में स्विच कर रहे हैं, आप वॉल्वो में स्विच कर रहे हैं, आप टोयोटा में स्विच कर रहे हैं, आप टाटा में स्विच कर रहे हैं। मीन्स आप एक्स कंपनी का पहले कार लेते थे, अभी आप वाई कार क्यों ले रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या कमी रह गई है। तो आप फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट में कहाँ कमी रह रहा है और जो हमारा कंप्यूटर है वो ऐसा क्या दे पा रहा है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। उसी टाइप एक क्वेश्चनर्स होता है जिसमें आप इसमें जो मास लेवल पे अगर आपको फीडबैक लेना है तो क्वेश्चनर का यूज किया जाता है। इसमें भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और कस्टमर से आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में फीडबैक लेंगे। ये मास लेवल पे किया जाता है। अगर आपका कस्टमर लेवल बहुत ही बड़ा है तो आप सबको एक एक को जा के फीडबैक फॉर्म तो नहीं देंगे ना, तो आप ऑनलाइन क्वेश्चनर भी होता है, ऑनलाइन सर्वे होता है, मीन्स मेनली सर्वे ही है। तो सर्वे क्या होना, सर्वे होना कैसा चाहिए ये समझिए। तो शॉर्ट इन नेचर, ऐसा नहीं है कि 50-100 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन सर्वे का रिपोर्ट बना है और सारे कस्टमर को भेज दिए मेल में। कस्टमर उसको पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आपको 3-4-5 स्केल अच्छा अगर बहुत ही लग रहा है कस्टमर को कि मैंडेटरी है, कुछ भी एक स्केल देके अपना पीछा छुड़ा दिया। होता है ऐसा, आप कार सर्विसिंग कराने गए, जब आप वहां से निकलते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि हाउ योर कार वॉज सर्विस्ड, और जब आप बिलिंग कंप्लीट करने आते हैं उसके पहले ही आपके पास एक मेल आया रहता है, तो आपको रिसेप्शन पे बुलाया जाएगा कि सर सर्वे को कंप्लीट कर दीजिए, मैंडेटरी है। तब ठीक है, कुछ भी एक स्केल देके आंसर देके आप पार कर जाते हैं, बट उससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो सर्वे जो होना चाहिए शॉर्ट इन नेचर होना चाहिए, मीन्स कस्टमर शॉर्ट रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर देने का कोशिश करेगा। कस्टमर के पास कोई उतना टाइम नहीं है, आपको ये चीज समझना होगा। बी स्पेसिफिक इन नेचर, कुछ भी क्वेश्चन नहीं डालते जाना, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कस्टमर यस नो या उसका रेटिंग दे सके। कस्टमर आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि बता सके कि वो कहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो रहा है या क्या चीज उसको अच्छा लग रहा है जिसके लिए वो आपका कस्टमर अभी भी बना हुआ है। शुड कवर मोस्ट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, कस्टमर की भी कैटेगरी देखेंगे तो अलग अलग होते हैं। कुछ छोटे कस्टमर होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम आपके एवरेज क्लास इकोनॉमिकल क्लास के कस्टमर हो। तो हर एक कैटेगरी का कस्टमर कवर हो सके, आपका सर्वे ऐसा होना चाहिए। इसको इस तरीके से समझिए कि आप एक सर्वे कर रहे हैं कि इस शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और आप चल गए हैं सर्वे करने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सोचिए किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं, वहां पे जाहिर सी बात है आप जितने लोगों से मिलेंगे सब पढ़े लिखे रहेंगे। तो क्या आपका राज्य में पढ़े लिखे लोगों की आबादी 100% हो गई? नहीं। कस्टमर में सारे टाइप के कस्टमर जो है अलग अलग क्षेत्र के वो कवर होने चाहिए। सोचिए आप शहर में टाउनशिप में आप जाकर के सर्वे कर रहे हैं और वहां आपके कार की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी हो रही है, बट गांव में भी तो आपके कस्टमर है, उन तक सर्विस सेंटर की पहुंच ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपका जो फीडबैक है ये मोस्ट ऑफ द कस्टमर को कवर करना चाहिए। एक होता है स्पाइस सर्वे, मीन्स क्या है कि लोग हिचकते हैं सच्चाई बताने में। अगर आप टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, आप किसी कस्टमर को बुला रहे हैं तो हिचकते हैं, क्या बताएं इनका में क्या क्या कमी है खराबी है, तो ये एक स्पाई बन के जाते हैं। मीन्स मैनेजमेंट के कोई व्यक्ति है वो डीलरशिप में जाएंगे, दूसरे कस्टमर से मिलेंगे एक सेकंड कस्टमर की तरह, और खुद में फील करेंगे कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, दूसरे कस्टमर क्या फीडबैक
दे रहे हैं। एंड शुड नॉट बी बायस्ड, किसी एक टाइप के कस्टमर के प्रति बायस्ड नहीं होना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना सर्वे में, फीडबैक फॉर्म में, इंटरव्यू में, क्वेश्चनर में। ए बी सी डी ई ये चारों के लिए है, 1 2 3 एंड 4। आइए अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कस्टमर फोकस क्या है। आवर कोर गोल इज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट इन शॉर्टेस्ट बाय कंटिन्यूअली एलिमिनेटिंग मुडा और वेस्ट। कोर गोल क्या है हमारा? क्वालिटी हाईएस्ट होना चाहिए, कॉस्ट लोएस्ट होना चाहिए एंड शॉर्टेस्ट डिलीवरी भी होना चाहिए। कैसे होगा ये? बाय कंटिन्यूअली एलिमिनेटिंग मुडा। मुडा मीन्स वेस्ट। बाय टुडे कस्टमर हैव ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन, thus lean companies have added safety, environment, morale to their core goals. Hence the acronyms becomes PQCDSM. अभी बहुत सारे कंपनीज में ई भी ऐड कर दिए हैं, PQCDSM। E means environment, P for productivity, quality, cost, B delivery, S safety and environment, M moral and E for environment। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। फिर से अगेन याद कीजिए, लीन हाउस कैसा था, वहां पे स्टेबिलिटी कहाँ थी? स्टेबिलिटी बेस, और हमारा बेस कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। बड़ा से बड़ा भूकंप को भी झेल जाने की ताकत जो मिलती है वो आपके नींव से मिलती है। तो नींव मजबूत होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आप देखिए स्क्रीन में, इम्प्रूवमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट स्टेबिलिटी इन 4 M's। ये 4 M क्या है? मैन और वुमेन, क्योंकि वर्क फोर्स में अभी दोनों है, मैन वुमेन। सेकेंड मशीन, थर्ड मटेरियल, फोर्थ मेथड। Stability starts with visual management and the 5S system. 5S support standardized work and TPM, which are key to method and machine stability. Method and machine stability के लिए TPM and 5S आपको एक standardized base देता है। कैसे समझेंगे? यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी है, यहाँ मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड है। हमारा मैन और वुमेन कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट, कमिटेड एंड लो टर्नओवर। कॉम्पिटेंट मीन्स जिस काम को उसको दिया गया है वो उस कार्य को करने में सक्षम। उस कार्य करने में सक्षम कैसे होगा? तो या तो आप एक्सीलेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कीजिए, जिसको वहां ट्रेनिंग मिली हुई हो, कम से कम उनका बेस बना हुआ हो, या आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसको उस कार्य का अनुभव हो, आप उसको हायर कीजिए। कंपनी आदमी स्विच करते रहते हैं, आप दूसरे कंपनी से हायर करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को हायर कीजिए जिसको जिस कार्य के लिए आप आदमी खोज रहे हैं उस कार्य का उसको अनुभव हो। एंड थर्ड आपका इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग बहुत ही मायने रखता है। कमिटेड मीन्स जिस काम को उसको दिया गया है उस कार्य को करने में सक्षम तो है, सेकेंडली वो उसको दिल से उस कार्य को कर रहा है और उस कार्य के प्रति उसकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उस कार्य को कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला गया है इसलिए कार्य कर रहा है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ठीक है आप किसी कंपनी में काम तो कर रहे हैं, बट आपका दिमाग है कि दूसरा कंपनी में जॉब कैसे है। आखिर वो क्यों सोच रहा है दूसरे कंपनी के बारे में? एक है लो टर्नओवर। लो टर्नओवर का मीन्स कितने दिन में कैंडिडेट आपकी कंपनी को छोड़ रहे हैं और आप नए कैंडिडेट को ले रहे हैं।
इनकी जो छोड़ने का रेट है, कंपनी आपकी कंपनी को जो छोड़ के जा रहे हैं उनका जो रेट है उसको टर्नओवर रेशियो बोला जाता है। एचआर के टर्म में टर्नओवर रेशियो। तो अगर वो कमिटेड है अपने कार्य के प्रति, मीन्स वो अपने कार्य से संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो आपका टर्नओवर भी लो होगा। तो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इन दोनों के लिए क्या चाहिए? एक गुड सैलरी, मीन्स आप एवरेज इंडस्ट्री का जो सैलरी है आप उससे अच्छा सैलरी उसको। सेकेंड है वर्क प्लेस एथिक्स। सिर्फ सैलरी से काम नहीं होता, एम्प्लॉय का अपने बॉस के साथ कैसा रिलेशन है, जॉब छोड़कर जाने में इसकी भूमिका सबसे ज्यादा हो। अगर वो अपने बॉस के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है या अपने कलीग के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? एचआर का उस कंपनी में क्या रोल है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एम्प्लॉय के पास क्या पावर है अपने कंप्लेन को एचआर तक ले जाने के लिए? ऑल दिस आर कंबाइनली कॉल्ड वर्क प्लेस एथिक्स। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। आपके कंपनी में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? आप कितने प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं? आप जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो निश्चित है एक्सीडेंट होगा ही होगा। आप कितना सेफ्टी प्रिकॉशनरी ले रहे हैं? आप लोटो को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लॉटो मीन्स लॉकआउट टैग आउट। तो जब आप सेफ्टी मेजर को कंसिडरेशन में लेते हैं, निश्चित तौर पर वर्क थोड़ा डिले होगा, बट ये जरूरी है। तो आपकी कंपनी इन मीन्स आपकी सेफ्टी को कितनी प्रायोरिटी देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मेल फीमेल रेशियो। अगर सोचिए कि किसी कंपनी में 98% मेल है, 2% फीमेल है, तो निश्चित तौर पे फीमेल के लिए तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ठीक है, पसंद नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले जहां पे फीमेल के रेशियो ज्यादा हो। सेम केस है, किसी कंपनी में अगर 90% फीमेल है तो मेल के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेल फीमेल का एक रेशियो बना रहना वो भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट है लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपको सीखने के लिए और कंपनी में प्रमोट होने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आपका टर्नओवर एंड कमिटमेंट को बढ़ाता है। सेकेंड आते हैं मशीन। मशीन आपका कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए एंड कैपेबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स आप उस मशीन पे भरोसा करते हैं, जिस कार्य के लिए आप उस मशीन को चुने हैं उस कार्य को करने में वो सक्षम है और कंटिन्यूटी देता है। एक स्टेबिलिटी मशीन के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि मशीन बार बार ब्रेक डाउन हो गया। तो रिलायबल मशीन के लिए क्या चाहिए? मशीन का टाइमली बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, जिससे कुछ अनप्लान्ड वे में मशीन ब्रेक डाउन हो उसके पहले उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जा सके। सेकेंड है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट मशीन मेंटेनेंस में बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी मेंटेनेंस पर्सनल की। मेंटेनेंस पर्सनल इस फील्ड में काफी स्किल्ड होते हैं, उन्हें अनुभव होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन कई बार मशीन बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए रुकती है और ऑपरेटर कैपेबल होना चाहिए उस छोटे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की। थर्ड, मशीन का कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग होना चाहिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि मशीन की आज क्या कंडीशन है और ये फेल हो सकता है क्या, और अगर फेल हो सकता है तो हमारे पास स्पेयर्स है या नहीं है। सब कुछ टाइम बेस्ड प्लानिंग में किया जा सकता है। फोर्थ है इन्वायरमेंट। आप मशीन को कैसे इन्वायरमेंट में रखेंगे? आज की जो हमारी सीएनसी मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अब ज्यादा से ज्यादा सीएनसी मशीन का यूज किया जाता है, क्योंकि काफी एक्यूरेट होते हैं, फास्ट होते हैं, मैन इंडिपेंडेंट होते हैं, मैन का स्किल इंडिपेंडेंट होता है, और एक आदमी कई मशीनों को ऑपरेट भी कर सकता है अगर आपका साइकिल टाइम ज्यादा है।
आप अगर मशीन को ऐसा सेंसिटिव सीएनसी मशीन को आप डायरेक्ट हीट एक्सपोजर में रखें, ऐसा जगह रखें जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा है, डस्ट एक्सपोजर हो, तो मशीन ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत 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 ज्यादा रहेगी। तो मशीन को एक इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा, डस्ट प्रूफ एंड एक रूम के अंदर होना चाहिए। अगर एसी है तो बहुत ही अच्छा है सीएनसी मशीन्स के लिए। एक मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट आपको देना होगा। एंड लास्ट वन इज प्रूवन टेक्नोलॉजी। सम मशीन मैन्युफैक्चरर जो है, अगर आप इनकी देखा जाए कि उस मशीन को 60-70 सालों से बना रहे हैं, तो उनके मशीन में वो टेक्नोलॉजी जो है प्रूवन हो चुकी है और ये एक दिन में नहीं हुआ है। फील्ड फेलियर से सीखते 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 पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन में उनको अब महारत हासिल हो चुकी है, तो उनके टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कि उनके मशीन में प्रूवन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरर समय के साथ आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। मशीन कैपेबल होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मशीन में 8 आवर्स में आपको 100 जॉब प्रोड्यूस करके दे, तो मशीन उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। और जब यहाँ कैपेबिलिटी की बात करते हैं, मशीन टाइम के साथ डिटेरिएट भी होता है। वो हमेशा नए के रैपिड में नहीं चल सकती है। नए जैसे कंडीशन में चल रही तो वैसा नहीं होगा। जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी उसमें ब्रेकडाउन्स भी बढ़ेगा, उसकी रैपिड भी कम की जाएगी मशीन को लाइफ देने के लिए। तो आपको कैपेसिटी 80% पे प्लान करना चाहिए। मीन्स 80% कैपेसिटी आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके लायक मशीन कैपेबल होना चाहिए। एंड आपको ये ध्यान देना चाहिए मशीन सिलेक्शन के समय भी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई टर्निंग ऑपरेशन को भी मिलिंग में किया जा रहा है, क्यों? मशीन नहीं, या मशीन का रॉन्ग सिलेक्शन है, प्रोसेस का रॉन्ग सिलेक्शन है। खैर प्रोसेस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, प्रोसेस की बात हम लोग मेथड में करेंगे। बट मशीन का सिलेक्शन होना चाहिए कि मशीन बहुत इजीली उस जॉब को करने में कैपेबल हो। इसके लिए मशीन का सीपी के स्टडी किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग 6 सिग्मा में पढ़े। कहा आते हैं मटेरियल। तो मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए जब हम लॉस पढ़ाएंगे तो वहां एक आता है लॉस कि नो मटेरियल। मीन्स क्या है? आपके प्रीवियस ऑपरेशन से आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो स्टॉपेजेस होगा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मटेरियल टाइम बेस्ड अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का 6 घंटा आपको मटेरियल नहीं मिला और शिफ्ट इंड होने का 2 घंटा पहले आपको मटेरियल का एक बहुत बड़ा स्टॉक लाके मिल गया, लीजिए प्रोसेस के लिए। अब क्या 6 घंटा जो आपका लॉस हो चुका है, अब उसकी भरपाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वो लॉस हमेशा लॉस रहेगा। अब आपको कितना भी मटेरियल मिल जाए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मटेरियल आपको टाइम पर मिलना चाहिए। सेकंड, मटेरियल एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मटेरियल तो है बट ऐसा जगह रखा हुआ है जहां से आप एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे तो उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो मटेरियल होना और ना होना एक बराबर है। एंड थर्ड, कंसिस्टेंट। मीन्स ये चीज कंटिन्यू होना चाहिए। मीन्स टाइम बेस्ड आपको मटेरियल आपके पास मिलते रहे, एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज मेथड। मेथड क्या है? हाईली स्पेसिफाइड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए एंड प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। हाईली स्पेसिफाइड मीन्स रिटन इंस्ट्रक्शन में उस कार्य को कैसे करना है लिखा होना चाहिए। वैलिडेटेड मीन्स उस प्रोसेस को प्लानिंग के द्वारा वैलिडेट किया गया है। यस, ए मेथड कैपेबल है
आपको डिजायर्ड रिजल्ट देने के लिए, मीन्स उसको टेस्टिंग किया गया है, टेस्टेड है, क्वालिटी से फीडबैक लिया गया है, एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है सभी क्राइटेरिया पे वो मेथड फुलफिल हो रहा है। ये आपको प्लानिंग से वैलिडेशन मिल रहा है। एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस्ड, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मटेरियल मीन्स उस मेथड को चेक किए हैं, आप उसको वैलिडेट कर दिए। मेथड प्रैक्टिस्ड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको आगे भी प्रैक्टिस किया जा सके। आप जिस स्पीड से 100 मीटर दौड़ सकते हैं, आप उस स्पीड से 400 मीटर या 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। तो ऑपरेटर को 8 घंटे काम करना है, तो आपका मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको कि वो थ्रू आउट 8 आवर्स फॉलो कर सके। ऐसा नहीं हो कि आप उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए या नहीं डाल सकते हैं, जिसको 1 घंटा अगर 4 बॉस है तो सामने तो ठीक है दौड़ दौड़ के कर रहा है, बट उसको 8 घंटा वो फॉलो ना कर सके और आप मेथड बाईपास होना शुरू हो जाए, यहीं से मेथड का फेलियर होता है। तो मेथड ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिस हो और इसको आगे भी प्रैक्टिस किया जा सके, दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहां आपका स्टेबिलिटी खत्म होता है। यहां कस्टमर फोकस को हटा के यहां लिखिए ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेक्चर 3 को मैं विराम देता हूं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लेक्चर में अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड विजुअल मैनेजमेंट के बारे में। तब तक के लिए बने।